नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रमेय 11.2। तो 11.2 प्रमेय जो बच्चों वो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की विलोम है। तो जैसे कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में क्या होता है कि ये डी जो है वो इसके बी सी के समांतर दिया होता है, और यहाँ पर हमें क्या है कि ये दिया है कि ये डी और बी ई बिंदु जो है क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार से है कि ये जो इनका अनुपात है ए डी बटे डी बी ये ए ई बटे ई सी के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि डी ई बी सी के समांतर होगा। तो ये उसकी विलोम पर में बहुत आसानी से इसको अपने समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को अच्छी तरह सीखा होगा, तो इसको सीखने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। तो मैं इसके कुछ स्टेप जैसे दिया है तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये दिया वाला स्टेप तो यहाँ लिख दिया गया है। अब मैं बाकी स्टेप को लिख करके फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ बच्चों इसको हमने जो दिया है ना, इस परिणाम को 1 नंबर डाल दिए। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो डी ई जो है वो बी सी के क्या होगी, समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। और एक बार हमने मान लिया कि डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है, ये हमने माना है। तो आप देख सकते हैं कि जब डी एफ बी सी के समांतर है तो आप आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों जब डी एफ जो है वो बी सी के समांतर हो गया तो ए डी बटे डी एफ आपके पास हो जाता है ए एफ बटे एफ सी, क्योंकि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का जब अनुप्रयोग करते हैं तो ये अंतःखंड समानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपका परिणाम 1 है, यहाँ भी ए डी बटे डी बी इसके बराबर है और यहाँ भी ए डी बटे डी बी जो है वो इसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की समान है। तो अपने ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड समान है ना बच्चों, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो अपने ये लिख सकते हैं कि ए एफ बटे एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, यानी इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों ओर 1 जोड़ देते हैं। तो अपने लिखेंगे कि दोनों ओर 1 जोड़ने पर, दोनों ओर 1 यानी 1 जोड़ देते हैं, दोनों 1 जोड़ने पर। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें कि दोनों ओर 1 जोड़ करके इसको कैसे सरल करें। तो ए एफ बटे एफ सी जो आपके पास है, यहाँ भी आप क्या करो, 1 जोड़ दो, और ए ई बटे ई सी जो है इसमें भी आप क्या करो, यहाँ पर 1 जोड़ दो। अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपका लघुत्तम क्या हो गया, एफ सी हो गया। तो एफ सी लघुत्तम होने से ये ए एफ यहाँ आ जाएगा, प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो लघुत्तम सीधा गुणा कर दो, तो ए एफ प्लस हो गया एफ सी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर लघुत्तम ले लो ई सी, तो ई सी लघुत्तम लेंगे तो ए ई प्लस में क्या हो जाएगा, ई सी, क्योंकि सीधा गुणा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यदि आप ध्यान से देखेंगे त्रिभुज में, तो बच्चों ए एफ प्लस एफ सी जो है वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ इसको कि चूंकि ए एफ प्लस एफ सी जो है वो आपके पास क्या है, ए सी है, पूरा खंड हो गया। इसी प्रकार से ए ई प्लस ई सी है वो भी बच्चों क्या है, ए सी है। तो ये दोनों मान अपने यहाँ पर इसमें रख सकते हैं। तो दोनों यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी बटे एफ सी बराबर हो गया ए सी बटे ई सी। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहाँ से ए सी कैंसिल हो सकता है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 1/FC। 1/FC बराबर हो गया 1/EC। अब आप क्या करो, इसका तिरछा गुणा कर दो। इसको वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो। तो आप देख सकते हैं कि तिरछा गुणा करने पर यह आ जाएगा FC बराबर आ गया EC। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं तिरछा गुणा, यानी वज्र गुणा कर दिया इसमें। ठीक है, आप याद रखें इसको तिरछा गुणा किया गया यहाँ पर। तो FC बराबर क्या आ गया, EC आ गया। अब यदि आप चित्र में गौर से देखेंगे FC को, तो आप यहाँ पर FC को लिख सकते हैं दो खंडों के योग के बराबर FE प्लस EC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चूंकि FC जो है वो आपके पास क्या है, FE प्लस EC है, तो वो यहाँ पर रख देते हैं अपने मान इसका। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने रख दिया FE प्लस EC, FE प्लस EC, और बराबर में आपके पास क्या है, EC है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि EC जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो हो गया कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि FE क्या आ गया, FE बराबर हो गया 0, अर्थात FE रेखाखंड की लंबाई क्या है, 0 हो गई बच्चों। तो अपने इसमें लिख सकते हैं कि अर्थात FE रेखाखंड की लंबाई 0 है। तो जब रेखाखंड की इसकी लंबाई 0 है, अर्थात FE की लंबाई 0 है, तो FE पर संपाती होगा। अतः बिंदु FE पर संपाती है। तो चूंकि हमने जो है वो क्या लिया है, FC को नहीं सॉरी DF को जो है वो समांतर लिए, तो DF समांतर है, तो F जो है वो बच्चों कहाँ पर स्थित है, E पर, इसलिए DE भी क्या होगा, किसके समांतर होगा, BC के समांतर होगा। तो इस प्रकार से अपने इसको सिद्ध कर सकते। तो इस प्रकार आप बच्चों ये कह सकते हैं कि जो DE है वो किसके समांतर हो गई, यानी DE समांतर हो गई BC, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर जगह थोड़ी कम बची है, तो आप लिख सकते हैं कि इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आज हमने जो इसका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम सिद्ध किया है। तो आप इन दोनों प्रमेयों को गौर से देखें, क्योंकि जो आपकी 11.2 प्रश्नावली है तो वो पूरी तरह जो है वो इस पर ही डिपेंड है। इसके ऊपर सारे सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आप अनुप्रयोग याद रखें कि जब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं तो DE जो है BC के समांतर दिया होता है, और विलोम में क्या होता है, हमें DE को BC के समांतर सिद्ध करना होता है। तो कल की क्लास में हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है, आप इन दोनों प्रमेयों को ध्यान से सीखें और मिलेंगे कल अगले सवालों के साथ। तब तक नमस्कार।